हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके का पूरा क्वेश्चन पेपर है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, और साथ साथ सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को वॉच नहीं करा है तो प्लेलिस्ट को प्लीज़ वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके जो है बेसिक्स डाउट क्लियर हो सकें। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप समझ सकें अच्छे से, कि पाइथन की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, लूप कैसे वर्क करता है, या आपके जो है फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। इसके अलावा जो है एसक्यूएल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें समझ लीजिए, जिससे कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगनी चाहिए जो कि आपने ना पढ़ी हो। तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर किसी बच्चे का डाउट है कि किस तरीके से तैयारी करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करें, हमने पढ़ाई नहीं करी है। तो देखिए, प्लेलिस्ट को अगर आप अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर्स आप ला सकते हैं। कि यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है तभी आप अच्छे से लगा पाएंगे जबकि आपने सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे होंगे। तो सिलेबस ऑलरेडी मैं चैनल पे करा चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पैसे भी नहीं देने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पैसे देते हैं, उसके बाद भी जो है उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो मैंने बहुत ही कंसाइज वे में बहुत अच्छा मैटर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में डाल रखा है। थोड़ी भी आप समझ रखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। मतलब कि ध्यान से अगर आप प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे नंबर जो आप ला पाएंगे। और देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं बहुत पहले डाल देता। इसके अलावा और भी वीडियो मैं डालने की सोच रहा था, बट मैं नहीं डाल पाया क्योंकि एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, तो मैं नहीं डाल पाया। बट मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिस सेट चलो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, जिससे कि आप लोगों की और अच्छी तैयारी हो जाए, एक तरीके से आप रिवीजन कर पाएँ। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर आपने प्लेलिस्ट को वॉच नहीं करा तो पहले प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को, और इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रखा है द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग विल हैव टू बी इंडेक्सिंग। मतलब कि जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो इंडेक्सिंग है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। देखिए, जब इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पे सारे आंसर मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे आंसर देख के जो है आप लोग ये मत सोचना कि सर ने आंसर लिख रखे हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप चले जाएं। समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा कि कोई आंसर आया है तो क्यों आया है, उस आंसर को समझने की कोशिश करना, जिससे कि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप जो है उसको अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। मतलब कि यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये, और इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वैलिड वेरिएबल नेम है। तो वैलिड वेरिएबल नेम की बात देखिए, अगर हम करें, आप लोगों को मैंने आइडेंटिफायर के रूल पढ़ाए थे। अगर मेरी प्लेलिस्ट को देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि आइडेंटिफायर के रूल क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर जो होता है या वेरिएबल के नेम की अगर हम बात करें तो वेरिएबल का नेम भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर को बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग उसकी हमेशा किससे होगी, अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। तो देखिए, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट इसमें आ रहा है, और देखिए इसमें भी आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है, और इसके अलावा इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको आइडेंटिफायर में एक रूल और बताया था कि आइडेंटिफायर में जो है वो कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर से तो स्टार्टिंग होती नहीं है, तो ये गलत तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर में जो है आपकी स्टार्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर से होती है, मतलब कि अल्फ़ाबेट से होती है, और उसमें जो है बाद में आपके नंबर्स आ सकते हैं, और साथ साथ जो वर्ड है वो किसी भी तरीके का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कीवर्ड भी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे इस कोड का आउटपुट, की जो कोड जब चलेगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट आएगा। आप लोगों को आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा कि डी वाला आंसर है, लेकिन डी वाला आंसर ही क्यों आया है इसको समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 डिक्शनरी है, एक D1 के नाम से है और एक D2 के नाम से है, 2 डिक्शनरी हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है D1 डॉट अपडेट D2।
मतलब कि D1 वाली डिक्शनरी है इसमें D2 को अपडेट कर दो। तो D1 वाली में जो होगी ये डिक्शनरी क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मतलब कि इसी में ज्वाइन हो जाएगी। तो D1 में देखिए C तक है यहाँ पे, इसके बाद में ये वाली डिक्शनरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। अपडेट जो मेथड होता है इसका काम ये होता है कि दूसरी डिक्शनरी में कोई दूसरी डिक्शनरी को ये जो है ऐड कर देता है, या फिर कह सकते हैं अपडेट कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये आंसर किस तरीके से आया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको इवेल्युएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि ए की वैल्यू 16 है और बी की वैल्यू क्या है 15 है। तो इसको इवेल्युएट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा 0। जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से होगा, देखिए 16 और इसके बाद में यहाँ पे है लगा हुआ मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 15, क्योंकि बी की वैल्यू जो है 15 है। तो 15 मॉडुलस 16 यह आपका हो जाएगा 1, मतलब कि 1 जो है रिमाइंडर बचेगा। जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो इसके बाद में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिवाइड करा जा रहा है ए से, मतलब कि यहाँ पे 1 जो है वो डिवाइड होगा किससे, 16 से। जब 16 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आएगा 0.0, और 0.0 जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, फ्लोर डिवीजन का साइन लगा हुआ है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जो पॉइंट की बाद की वैल्यू होती है उसको ये डिस्प्ले नहीं कराता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो ऑपरेटर्स हैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि किस ऑपरेटर का काम क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए यहाँ पे जो है आपसे आउटपुट पूछा गया है इस कोड का, कि इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। यहाँ पे देखिए एस के नाम से क्या है, एक स्ट्रिंग है, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रिंग दे रखी है एस में, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगाया गया है स्प्लिट मेथड को। और स्प्लिट मेथड को जब लगाया गया है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी हैश हो वहाँ से क्या कर दो, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। क्योंकि जो स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, जो भी चीज़ आप देते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आप देते हैं उसी से क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, मतलब कि उसका एक एलिमेंट बना देता है, और एलिमेंट बना के पूरी एक लिस्ट रिटर्न करता है, जो कि कहाँ पे आएगी, इस एल में आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ है, तो एल में पूरी एक लिस्ट आएगी। और किस तरीके से आएगी लिस्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी हैश होगा वहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एक एलिमेंट बना देगा उसका। देखिए इस तरीके से एलिमेंट बनेंगे और पूरी एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट इन फाइल। मतलब कि सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि जब बाइनरी फाइल पे आप वर्क करते हैं तो यहाँ पे जो मोड दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा मोड है जिसमें कि आप फाइल को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। मतलब कि ये बाइनरी फाइल की बात कर रहा है कि कौन से मोड में आप फाइल को ओपन करेंगे तो आप रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ए, WB प्लस वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बी का मतलब है बाइनरी फाइल, और W प्लस में क्या होता है, रीड और राइट दोनों ही काम कर सकते हैं। W यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल के लिए बोल रहा है, W प्लस भी नहीं होगा क्योंकि ये भी जो है टेक्स्ट फाइल के लिए बोल रहा है, और जो है WB भी नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि बाइनरी फाइल सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में ओपन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है WB प्लस वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपको भरना है, और इसमें स्टेटमेंट में देखिए बोला क्या गया है, कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द एट्रीब्यूट डेटा टाइप और साइज इन द टेबल स्ट्रक्चर। मतलब कौन सी ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो टेबल होती है हमारी, और ये बात कर रहा है देखिए डेटाबेस की, कि जब आप MySQL या SQL में वर्क करते हैं तो कौन सी ऐसी कमांड होती है जिससे कि आप टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब कि उसके एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें या उसके डेटा टाइप को चेंज करने की अगर हम बात करें तो कौन सी कमांड की हेल्प से काम आप करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्टर कमांड की हेल्प से जो हम क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। और ये कैसी कमांड है, ये जो है आपकी DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन कमांड आपकी ये होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें भी पता होंगी। अगर आपने प्लेलिस्ट देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि DDL और DML कमांड में डिफरेंस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करा रखी हैं अपने प्लेलिस्ट में।
तो अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि उसको जाके वॉच कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल, मतलब कि टेबल में जो है रिकॉर्ड को शॉर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा क्लॉज यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन हैं ग्रुप, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में जो डेटा होता है टेबल का उसको शॉर्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑर्डर बाय कमांड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे कोड दे रखा है इस तरीके से, और बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको एरर देगा। मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 जो लाइन्स लिख रखी हैं उनके आगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 लिख रखा है, और पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे एरर देगा। जब ये कोड चलेगा तो कौन सी वाली लाइन में एरर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 4 जो है वो आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसटीआर का मतलब क्या है, एसटीआर में क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब कि ये पाइथन प्रोग्राम में स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स के अंदर भी देखिए क्या है 2, और 2 कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करा है कि STR इंटू 2, तो 2 बार जो है वो आपकी क्या होगी, रेप्लीकेट हो जाएगी स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले चैप्टर में समझा रखी हैं कि किस तरीके से आप रेप्लीकेट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको करा रखी हैं। थोड़ा सा हो सकता है बच्चों आप लोगों को वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही हो, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से फीवर वगैरह भी हो रखा है। तो थोड़ा वॉइस वगैरह ऐसी आ रही है, जिसको कि आप लोग मैनेज कर लेना। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, तो इसी वजह से मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि जो है बच्चों के लास्ट टाइम पे अच्छे से तैयारी हो सके, एक बार रिवाइज कर सकें, एक तरीके से टेस्ट पेपर पूरा लगा सकें और अच्छे से बोर्ड एग्जाम को दे सकें। तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, और बच्चों थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है मैंने ऑब्जर्व करा है कि वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी और कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए कि सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और बहुत अच्छे से उनका एग्जाम जाए, सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, उनके माँ बाप जो हैं खुश हों, उनके टीचर्स जो हैं खुश हों, सभी बच्चों को जो है बहुत अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बस आप तैयारी अपनी करते रहिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे जो है एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे बोला गया है डैश कांस्टेंट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एंट्रीज इन अदर टेबल नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। तो ये बात कौन सी कांस्टेंट की हो रही है, तो देखिए रेफरेंस टेबल की बात हो रही है, मतलब कि किसी और टेबल में तो वो प्राइमरी की है, तो यहाँ पे दूसरी टेबल में वो की क्या कहलाएगी। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन की। देखिए जो फॉरेन की होती है वो किसी रेफरेंस टेबल में से ली गई होती है, मतलब कि किसी दूसरी टेबल में जो है ली जाती है, और दूसरी जो रेफरेंस टेबल होती है उसमें वो की क्या होती है, प्राइमरी की होती है। तो ऐसी की को बोला जाता है फॉरेन की। और जो कीज़ हैं, देखिए मैंने कीज़ सारी जो है ये भी आपको पढ़ा रखी हैं कि कौन सी की का काम क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, या आपकी कंपोजिट की क्या होती है। ये सारी की मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अ टेक्स्ट फाइल student.txt स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू ओपन फाइल इन रीड मोड। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है student.txt के नाम से एक फाइल है, मतलब कि सिंपली स्टूडेंट के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है, और इस फाइल को जो है रीड मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट ऑप्शंस को पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले मोड की अगर हम बात करें तो आरबी लिखा हुआ है, तो देखिए आरबी का मतलब हो गया बाइनरी फाइल, क्योंकि बी लग गया तो इसका मतलब बाइनरी फाइल, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डब्ल्यू लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग मोड में ओपन करने की बात कर रहा है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है और टेक्स्ट फाइल ही लिखा हुआ है, जो फाइल यहाँ पे दे रखी थी वही फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सही मेथड है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो ये भी सही मेथड है, ये भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है वो रीड मोड में ही ओपन होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, जब फाइल को आप ओपन करते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट मोड में जो है ओपन होती है आपकी टेक्स्ट फाइल।
तो यहाँ पे रीड मोड में ही जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टेक्स्ट फाइल ओपन होती है। तो इस तरीके से जो है आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपका फिल इन द ब्लैंक है और इसमें बोला जा रहा है डैश डिफाइन रूल रिगार्डिंग द वैल्यू अलाउड इन कॉलम एंड इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी क्या मैकेनिज्म है जो कि जो है रूल्स को सेट करती है किसी कॉलम्स के लिए, मतलब कि स्टैंडर्ड जो है मैकेनिज्म सेट करती है जिससे कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दे रखे हैं एट्रीब्यूट, कांस्टेंट, इंडेक्स और कमिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कांस्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कांस्टेंट जो है वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ही यूज होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक है और इसमें देखिए बोला गया है डैश इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है नेटवर्क में और जो है पैकेट स्विचिंग पे वर्क करती है, डेटा को रिसीव करती है, पैकेट्स को एक तरीके से कर सकते हैं रिसीव करती है और उनको फॉरवर्ड करती है डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्विच है, हब है, रिपीटर है, राउटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्विच। जो स्विच है वो आपका पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब जो डेटा पैकेट्स होते हैं उसको फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन के लिए और एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है आपसे कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इसके इवैल्यूएट करने की बात कर लेते हैं। देखिए एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले तो जो है आपको ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर जो है यहाँ पे पहले इवैल्यूएट होगा, कौन सा बाद में इवैल्यूएट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका आंसर देखिए -8.0 होगा। और ये आंसर कैसे आएगा इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। देखिए जो स्टार के साइन है ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो इसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 16 लिख दिया है। इसके बाद में देखिए इवैल्यूएट क्या होगा आपका, होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पे इवैल्यूएट करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 6 × 3 को। तो 6 × 3 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से 18 हो जाएगा। इसके बाद में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो गया 16 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 18 को। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा 1.125। ये आपका आएगा जब आप डिवाइड करेंगे 16 से 18 को, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में देखिए फ्लोर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो ये जो है डिवाइड होगा किससे, 5 से। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, फिर -8 लिखा हुआ है। तो 5 से पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जब इस वाली वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लोर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, ये आप देखिए। तो जब फ्लोर डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो ये राउंड ऑफ कर देगा, राउंड ऑफ करके ओनली ये 0 देगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्लोर डिवीजन का जो साइन होता है वो क्या कर देता है, पॉइंट की बाद की वैल्यू को हटा देता है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग करके जो वैल्यू आएगी उसके पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो हट जाएगी, तो ओनली 0 आ जाएगा। और ओनली जब 0 आ जाएगा तो इस 0 को माइनस करेंगे आप 8 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। और जब इसको माइनस करेंगे तो यह आपका बन जाएगा -8। तो इस तरीके से -8 जो है यहाँ पे आंसर आएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से यहाँ पे जो है -8.0 आया है। देखिए जब माइनस करेंगे तो 8.0 आपका हो जाएगा, मतलब -8.0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है द ऑपरेशन हुज रिजल्ट कंटेन ऑल द पेयर्स ऑफ टपल फ्रॉम द टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यू मैच। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा ऐसा ऑपरेशन जो कि दो रिलेशन पे, दो रिलेशन का मतलब है टेबल से, दो टेबल से परफॉर्म किया जाएगा, तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, मतलब कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, रो बन रही होंगी, वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसा एक ही ऑपरेशन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। इसमें जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं दोनों टेबल्स के, उनको ये रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे बोला है टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन MySQL डेटाबेस एंड पाइथन एप्लीकेशन कनेक्ट फंक्शन इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी आर्गुमेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट
एनी डेटाबेस फ्रॉम पाइथन। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि जब आप पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं तो जो पाइथन में कनेक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट हम देते हैं, तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट वहाँ पे मैंडेटरी होते हैं जो कि आपको देने ही पड़ते हैं अपने कनेक्शन को एसक्यूएल से इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यूज़र नेम आपको देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, होस्ट नेम देना पड़ता है और डेटाबेस का नेम आपको देना पड़ता है। मतलब कि जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस डेटाबेस का नाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट दे रखा है तो पोर्ट मैंडेटरी नहीं होता है। इसके अलावा अगर बी वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस नहीं दे रखा है कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है फोर्थ वाले में भी देखिए डेटाबेस का नेम नहीं दे रखा है, यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो बात कर लेते हैं। तो देखिए असर्शन और रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें होगा क्या, आपको जो है इस तरीके से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें क्या होगा लिखा हुआ, पहले ऑप्शन में आपको इधर रखा होगा कि जो असर्शन और रीजनिंग है, देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो असर्शन है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रीजनिंग है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू हैं, और जो यहाँ पर रीजनिंग है वो असर्शन के बारे में क्या कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, लेकिन रीजनिंग जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसके अलावा सी ऑप्शन में बोला है कि असर्शन तो सही है लेकिन जो रीजनिंग है वो गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए डी लिखना रह गया, तो डी में बोला है कि असर्शन जो है वो आपका गलत है लेकिन जो रीजनिंग है वो क्या है, आपकी ट्रू है। तो इस तरीके से जो भी आपको स्टेटमेंट लगता है उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे देखिए असर्शन दे रखा है और इसमें बोला है ऑल द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास्ड मस्ट मैच वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। तो देखिए असर्शन कह रहा है कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट पास किए गए हैं वो मैच करने चाहिए जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं फंक्शन से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कि असर्शन यहाँ पे सही है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कीवर्ड, मतलब कि जो आपका कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं उनके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये रीजनिंग गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए ट्रू है, मतलब कि जो असर्शन है वो सही है और रीजनिंग यहाँ पे गलत है। तो रीजनिंग फॉल्स हो गई, तो बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। तो इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो इसमें असर्शन दे रखा है CSV फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल फाइल वेयर ईच लाइन हैज़ अ नंबर ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा और सम अदर डेलीमीटर। मतलब कि कह रहे हैं CSV फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है जहाँ पे कि जो भी फील्ड होते हैं वो कॉमा से सेपरेट किए हुए होते हैं या फिर किसी और डेलीमीटर से सेपरेट किए हुए होते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, असर्शन मतलब कि यहाँ पे सही है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बोला गया है राइटर ऑफ फंक्शन कैन बी यूज फॉर राइटिंग इनटू राइटर ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो राइटर फंक्शन होता है वो राइटर ऑब्जेक्ट में राइटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो देखिए रीजनिंग भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, मतलब कि असर्शन के बारे में रीजनिंग नहीं है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में था कि दोनों ही सही हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए की। तो इस तरीके से जो आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर का ए सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बी सेक्शन को। तो देखिए बी सेक्शन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को जो है सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को मैं छोटा रखना चाह रहा हूँ जिससे कि बच्चों को बोरियत ना हो, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। सेक्शन बी में जो है कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।